ऐसा पहली बार हुआ है 26-27 सालों में। जी नहीं, मैं कोई सलमान भाई का गाना गाने नहीं जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं दिल्ली इलेक्शंस की। 1998 के बाद दिल्ली के इलेक्शन में जीत मिली है बीजेपी को, और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, 70 में से 48 सीट। नियरली 3 डेकेड के बाद बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अंडर वो कर दिखाया है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक बार फिर उन्होंने ये प्रूव किया कि मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी का इस बार का परफॉर्मेंस उनके 2020 के परफॉर्मेंस से कई गुना बेहतर है। पिछली बार सिर्फ 8 सीट मिली थी, लेकिन इस बार वो 48 सीट जीत चुके हैं। जहां एक तरफ बीजेपी को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को एक बहुत गहरा झटका लगा है उनके रिजल्ट से। इलेक्शन से पहले कई एग्जिट पोल्स और जर्नलिस्ट ने एक क्लोज फाइट प्रेडिक्ट की थी, लेकिन यहां तो आप बीजेपी से कोसों दूर नजर आ रही है। लास्ट टाइम के 62 सीट से सीधा 22 सीट, एक बहुत बड़ा डिक्लाइन है आपकी सीट्स में। ये रिजल्ट सिर्फ इस वजह से शॉकिंग नहीं है कि आपको सिर्फ 22 सीट मिली है, बल्कि इसलिए भी है कि उनके बड़े नेता जैसे मनीष सिसोदिया, फॉर्मर डिप्टी सीएम, सत्येंद्र जैन, अखिलेश पति त्रिपाठी और खुद आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए। मुझे याद नहीं कि पहले कभी ऐसा हुआ हो जब किसी पार्टी के इतने बड़े लीडर्स इंक्लूडिंग अ फॉर्मर सीएम ना सिर्फ चुनाव हारे हो बल्कि अपनी एमएलए सीट भी खो बैठे हो। दिल्ली इलेक्शन के इस शॉकिंग और शायद अनथिंकेबल रिजल्ट ने इंडिया की नेशनल पॉलिटिक्स, ऑपोजिशन के इंपैक्ट, देश की इकोनॉमी, डेवलपमेंट और बहुत से फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस किया है। तो इस वीडियो में हम एक डीप लेवल का एनालिसिस करेंगे। बीजेपी क्यों जीती, आप क्यों हारी, और कांग्रेस का क्या रोल था, और जो इंडिया अलायंस है उसका फ्यूचर क्या है। और अगर आपको इस वीडियो से मैं इंडियन इलेक्शंस और पॉलिटिक्स को समझाने में सफल रहूं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं वीडियो पे। सबसे पहले हम यहां बात करते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स की। तो दिल्ली में टोटल असेंबली की सीट्स हैं 70, और अगर किसी पार्टी को सरकार बनानी हो तो उसके लिए मैजिकल नंबर है 36 का। बीजेपी को मिली है 48 सीट और आपको सिर्फ मिली है 22 सीट। बीजेपी की इस लैंडस्लाइड जीत का मतलब है कि 27 साल बाद अब पहली बार दिल्ली का सीएम भारतीय जनता पार्टी से होगा, और आम आदमी पार्टी जो 2015 से दिल्ली में पावर में आई थी उसका डोमिनेशन अब खत्म हो गया। अगर हम वोट शेयर परसेंटेज को कंपेयर करें तो बीजेपी का वोट शेयर जो पिछली बार 8 सीट जीतने के बाद 38.51% था, वो अब बढ़कर 45.56% हो गया है, यानी कि 7% इंक्रीज, जिससे उन्हें मिली है 48 सीट। दूसरी तरफ आपका वोट शेयर 53.57% से गिरकर हो गया है 43.57%, यानी कि एक 10% डिक्रीज, जिसकी वजह से उनकी सीट 62 से गिर के सिर्फ 22 रह गई। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इवन दो कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली, लेकिन उनके वोट शेयर पिछली बार के 4.26% से बढ़कर 6.36% हो गया है, जिसकी वजह से आपको काफी नुकसान झेलना पड़ गया इस इलेक्शन में। जो एक काफी शॉकिंग चीज देखने को मिली है वो ये थी कि एक ही पार्टी के इतने सारे टॉप लीडर्स का अपनी सीट हार जाना। मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम थे, वो जंगपुरा की सीट अशोक गोयल से 5432 वोट से हार गए। सत्येंद्र जैन 20,998 वोट से शकुरी बस्ती की सीट करनेल सिंह से हार चुके हैं। यहां तक कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जो खुद फॉर्मर सीएम थे, वो भी एमएलए तक की सीट नहीं बचा पाए। परवेश सिंह वर्मा जो कि शायद बीजेपी के उतने इन्फ्लुएंशियल फिगर नहीं थे, उनसे भी वो 4089 वोट से हार चुके हैं। अब समझते हैं कि इस इलेक्शन में बीजेपी जीती क्यों। कहते हैं कि किसी भी जंग को जीतने के लिए एक मजबूत सेनापति यानी कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर का होना बहुत जरूरी है। भारत में हर इलेक्शन एक चुनौती भरी जंग की तरह होती है, और उसका फेस ही उसका कमांडर होता है। इस चुनाव में भी मोदी जी इस कैंपेन के मुख्य चेहरे रहे, जिनकी गारंटी पर भरोसा करते हुए दिल्ली की जनता उन्हें अपना वोट दे दिया। इस इलेक्शन के नतीजों ने मोदी जी के राजनीतिक पकड़ को और मजबूत कर दिया है, जो लोकसभा इलेक्शन के बाद कुछ हद तक कम होती दिख रही थी। इस सेगमेंट में हम उन फैक्टर्स और स्ट्रेटजीज की बात करेंगे जिनकी वजह से बीजेपी ने ये चुनाव जीतने में सफलता पाई है। अब बीजेपी के साथ दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी, जिससे उम्मीद है कि शहर का विकास और तेजी से होगा। तो अब देखते हैं कि वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मोदी जी के अंडर बीजेपी को ऐसी लैंडस्लाइड जीत मिली, करीबन
3 डेकेड्स के बाद। सबसे पहला आता है लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। बीजेपी का इस बार का कैंपेन मोदी जी के फेस पर लड़ा गया था, ना कि किसी लोकल लीडर के चेहरे पर। पिछली बार जब बीजेपी अपने लोकल लीडर्स की लीडरशिप में लड़ी थी तो पब्लिक ने उन्हें बहुत खराब रिस्पांस दिया था, जिसकी वजह से सिर्फ 8 सीट ही वो जीत पाए थे। इस बार उन्होंने अपनी गलती सुधार ली और मोदी जी के करिज्मेटिक लीडरशिप के अंडर इलेक्शन लड़ा। इसके साथ साथ होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी इस इलेक्शन में पार्ट लिया। मोदी जी की स्ट्रेटेजिक इलेक्शन कैंपेन्स, उनकी रैलीज जो दिल्ली के लोकल इश्यूज के साथ साथ नेशनल इश्यूज को भी हाईलाइट करती रही। साथ में उनकी अच्छी ओरेटरी स्किल्स, स्पेशली उनका आपको आपदा कहने वाला स्लोगन लोगों में काफी पॉपुलर हुआ। मोदी जी ने सीधे दिल्ली की जनता से एंगेज किया और अपनी पर्सनालिटी और प्रभावशाली भाषण के माध्यम से लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि बीजेपी का विजन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दिल्ली को भी एक सुपर पावर बनाने का है। लोगों ने इस पे विचार और विश्वास दिखाया और अपने सपोर्ट वोट्स में कन्वर्ट किया। मोदी जी ने ग्रास रूट लेवल पर भी कैंपेन शुरू किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचे, लोगों से संवाद किया और उन्हें पार्टी का विजन और मैनिफेस्टो समझाया। ये कैंपेन्स लोअर इनकम कम्युनिटीज तक भी पहुंची, जहां बीजेपी ने अपने विचार और नीतियों का प्रभाव दिखाया। इसके अलावा बीजेपी ने सोशल मीडिया का बेहतरीन उपयोग किया, जिससे वो युवा वोटरों तक सीधा अपना मैसेज पहुंचा सके। एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों पर भी फोकस्ड मैसेजिंग के माध्यम से बीजेपी ने युद्ध के विश्वास जीता। मोदी जी के ये डायरेक्ट टू वोटर स्ट्रेटेजी का ही नतीजा है कि बीजेपी ने इस बार दिल्ली में इतनी बड़ी जीत हासिल की है। दूसरा है एड्रेसिंग मिडिल क्लास। बीजेपी की अगर कोई ड्रॉबैक रहा है तो वो ये है कि उनका मिडिल क्लास के लिए लाई गई पॉलिसीज। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी मिडिल क्लास के अगेंस्ट है और देश का मिडिल क्लास बीजेपी को पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से उन्हें लोकसभा में भी काफी कम सीट्स मिली। अपनी इस ड्रॉबैक को बीजेपी ने काफी स्मार्टली और इफेक्टिवली एड्रेस कर दिया। इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले जो यूनियन बजट आई, जिससे मिडिल क्लास सैलरीड लोगों को 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स रिलीफ दिया गया, उसने मिडिल क्लास वोटर्स को काफी इंप्रेस सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कर दिया। इसके अलावा बीजेपी ने बहुत से इनिशिएटिव्स लेने का प्रॉमिस किया है जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज, स्टार्टअप्स और टेक इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, जिससे मिडिल क्लास जॉब सीकर्स को काफी फायदा होने वाला है। बीजेपी ने यह भी प्रॉमिस किया है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, जो दिल्ली में एक बर्निंग इश्यूज है। तीसरा, इफेक्टिव यूज ऑफ वेलफेयर प्रॉमिसेस। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ऐसे कई वेलफेयर स्कीम्स थे जिसने दिल्ली के अलग अलग सेक्शंस को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने का एश्योरेंस दिया है। वुमेन वोटर्स के लिए बीजेपी ने एक महिला समृद्धि योजना स्टार्ट किया, जो कि हर महीने उन्हें 2500 देने वाला है। सीनियर सिटीजन के लिए उनकी पेंशन बढ़ाने, बैकवर्ड कम्युनिटीज को अलग अलग सब्सिडीज देने के प्रॉमिस ने भी काफी इंपैक्ट दिखाया है। इसके अलावा बीजेपी ने एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट्स और महिलाओं के लिए फ्री बस राइड्स दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अंडर कंटिन्यू करने का भी वादा किया है। दिल्ली की इन अलग अलग सेक्शंस जैसे कि मिडिल क्लास, सीनियर सिटीजन्स, बैकवर्ड क्लासेस और स्पेशली लेडीज की नीड को एड्रेस करते हुए बीजेपी ने अपने आप को एक पार्टी फॉर ऑल के तौर पर पोर्ट्रे किया। इसके साथ मोदी जी के सबका साथ और सबका विकास स्लोगन चेरी ऑन टॉप का काम किया इस मैसेज को पब्लिक तक कन्वे करने में। फोर्थ आता है करप्शन एलिगेशंस अगेंस्ट आप। पिछले काफी वक्त से आप के बड़े बड़े लीडर्स जेल में रहे, बहुत से स्कैम के केसेस में, जिसमें से सबसे बड़ा घोटाला है लिकर स्कैम, जिसके चलते सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और खुद अरविंद केजरीवाल तक जेल में रह चुके हैं। बीजेपी ने इस बात को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया। आपको एक करप्ट पार्टी के तौर पर पोर्ट्रे करते हुए उन्होंने अपने आप को एक क्लीन और नेशनलिस्ट पार्टी के तौर पर प्रेजेंट किया। इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में बहुत एक्सपेंसिव रेनोवेशन करवाई, उसने भी बीजेपी को कहीं ना कहीं एडवांटेज ही दिया है। बीजेपी के इस इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी के प्रॉमिस ने दिल्ली की फ्रस्ट्रेटेड और अप्रेस्ड जनता को इन्फ्लुएंस किया और रिजल्ट आपके सामने है। 70 में से 48 सीट और 27 साल बाद डबल इंजन की सरकार। अब समझते हैं कि आप इसमें हारी क्यों। जब एक तरफ कोई
विजय प्राप्त करता है तो दूसरी तरफ किसी की हार भी होती है। जहां बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में जीत हासिल करने में सफल रही, वहीं आपको एक भारी हार का सामना करना पड़ा। इसके पीछे कई कारण रहे जिनमें हम इस सेगमेंट में विस्तार में चर्चा करेंगे। सबसे पहला, लीडरशिप कंट्रोवर्सीज एंड लीगल चैलेंजेस। चाहे कोई जंग हो या फिर इलेक्शन, अगर जीत चाहिए तो सेनापति और दूसरे बड़े वॉरियर्स का होना जरूरी है, और यहीं आम आदमी पार्टी चूक गई। एक तरफ बीजेपी मोदी जी के अंडर कॉन्फिडेंटली लड़ाई कर रही थी, तो दूसरी तरफ आपके पास उनका कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल लीडर था ही नहीं। मार्च 2024 में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को लिकर घोटाले के मामले में अरेस्ट कर लिया। इस अरेस्ट के बाद केजरीवाल करीबन 6 महीने तक एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहे। केजरीवाल के अलावा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे दिग्गज नेता जेल में रहे, और इससे न सिर्फ आम आदमी पार्टी की इमेज खराब हुई, बल्कि इलेक्शन कैंपेन भी वो अच्छे से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो वोटर्स तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरा, परसीव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स। जब शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार को हराकर आम आदमी पार्टी पहली बार पावर में आई थी, तब उन्होंने दिल्ली की जनता को क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अच्छी एयर क्वालिटी और वुमेन सेफ्टी जैसे सपने दिखाए थे। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल तो एक जनता दरबार भी लगाते थे पब्लिक से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन पिछले कुछ साल स्पेशली कोरोना के वक्त से उनकी पब्लिक से जो कनेक्ट थी वो टूट सी गई थी। दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करप्शन, वेलफेयर स्कीम्स का अच्छे से फायदा ना मिलना, पानी की कमी जैसे कई इश्यूज उभर कर आई, जिसने आपके बारे में जो पब्लिक ओपिनियन था उसे खराब कर दिया। चौथा है फेलियर्स टू एड्रेस मिडिल क्लास कंसर्न्स। आपकी ज्यादातर इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो लोअर सेक्शन को बेनिफिट देती है, लेकिन दिल्ली की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन मिडिल क्लास की है, और उनमें यह परसेप्शन बैठ गया है कि आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास की परवाह ही नहीं करती है। इस अप्रोच से मिडिल क्लास को नेग्लेक्टेड फील हुआ, और इसी रीजन से आपके सीट्स और वोट परसेंटेज काफी कम हो गए। दूसरी तरफ बीजेपी की रिसेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे कि मिडिल क्लास को 12 लाख तक की टैक्स फ्री इनकम देना, इस तरह की चीजों ने लोगों को काफी इन्फ्लुएंस किया। पांचवा है इंटरनल पार्टी डिस्कॉर्ड एंड लीडरशिप क्रिटिक। आपकी अंतर विरोध भी उनकी हार का एक बड़ा कारण बना। पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता जैसे योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। इन आलोचनाओं ने न सिर्फ पार्टी के इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रश्न चिन्ह के घेरे में ला दिया, आपके अंदर लोकतांत्रिक विचारधारा कितनी मजबूत है इस पर भी सवाल खड़े किए। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और लीडरशिप के प्रति बढ़ती नाराजगी आपकी इस भारी हार का एक बड़ा कारण बनी। अब समझते हैं कि कांग्रेस कैसे आपको हराने में सफल हुई। कांग्रेस से अलायंस ना करना भी आपको काफी भारी पड़ा, क्योंकि कई सीट्स पर कांग्रेस कैंडिडेट ने आपके कैंडिडेट के वोट को काट दिया, जिससे इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा हो गया। दिल्ली में वीक होने के बावजूद कांग्रेस ने अपना वोट शेयर 2% से बढ़ा दिया, और बहुत से एंटी बीजेपी वोटर्स जो पहले आपको सपोर्ट करते थे उन्होंने कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है संदीप दीक्षित, जिनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था अरविंद केजरीवाल को हराने में। अब समझते हैं कि इंपैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया अलायंस पर। आपकी इस बड़ी हार से देश की पॉलिटिक्स स्पेशली अपोजिशन को काफी इन्फ्लुएंस किया है। किसी भी डेमोक्रेसी को अच्छे से चलने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इंडिया अलायंस डिवाइडेड और वीक हुई है। इंडिया अलायंस को एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा था, जो बीजेपी को टफ कंपटीशन दे सकते थे। इनफैक्ट लोकसभा में 234 सीट्स जीतकर उन्होंने ये प्रूफ भी किया था, लेकिन उसके बाद से सिचुएशन कुछ सही नहीं रही, स्पेशली आप और कांग्रेस के बीच, जो कि एक दूसरे से ही लड़ने में बिजी रह गए। जम्मू एंड कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आप और कांग्रेस की इस लड़ाई को क्रिटिसाइज करते हुए ट्वीट भी किया है, और लड़ो आपस में, जो ये प्रूव करता है कि इंडिया अलायंस के अंदर काफी इंटरनल प्रॉब्लम चल रही थी।
अगर इंडिया अलायंस को एक सीरियस पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के तौर पर आगे आना है तो उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ लड़ना होगा, तभी हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होगी। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो दिल्ली की इस हिस्टोरिकल जीत से उनकी पोजीशन जो पहले से ही इतनी स्ट्रांग थी अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। मोदी जी की लीडरशिप जिस पर पिछले कुछ वक्त से सवालों पे सवाल चले आ रहे थे, अब इस जीत से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। इस जीत से बीजेपी और भी ज्यादा स्ट्रांग, और अब ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अब और कॉन्फिडेंस से वो बिहार और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेंगे। तो ये था बीजेपी की जबरदस्त जीत और आम आदमी पार्टी की भारी हार का विश्लेषण। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको इंडियन पॉलिटिक्स की भविष्य की एक झलक दिखा सकें, साथ ही ये समझा सके कि बीजेपी की जीत और आपकी हार के पीछे कौन से मुख्य कारण रहे। मेरा मानना है कि अभी हमारे पास एक मजबूत अपोजिशन का अभाव है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। एक मजबूत डेमोक्रेसी तभी बनी रहती है जब एक ताकतवर अपोजिशन हो, जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी बनाए रखे और पूरा देश सिर्फ एक ही पार्टी पर निर्भर ना हो। फिलहाल की स्थिति को देखते हुए यह उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी दिल्ली में भी वैसा ही काम करेगी जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।